हेलो एंड वेलकम टू बिटेनिंग। साथ में मिलकर शुरू करते हैं ज़िंदगी की दूसरी इनिंग। जब हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने पार्लियामेंट के अंदर ये अनाउंसमेंट की थी कि क्रिप्टो की जो इनकम है उस पे 30% टैक्स लगेगा और 1 जुलाई से 1 जुलाई 2022 से 1% टीडीएस लगेगा, राइट? तो सरकार ने ये करते वक़्त ये सोचा होगा कि हम लोग इससे 2 फ़ायदा होगा गवर्नमेंट को। एक, जो हमारा टैक्स रेवेन्यू है वो बढ़ जाएगा क्योंकि जो क्रिप्टो का जो वॉल्यूम है 2021 की जो बुल मार्केट को देखा, सरकार ने भी विटनेस किया। तो सरकार को उम्मीद थी कि जो क्रिप्टो के अंदर जो इनकम हो रही है उस पे 30% टैक्स लगा के हमारा जो टैक्स बढ़ेगा देश का। और दूसरा ये सोचा था कि एक तरीके से हम इंडस्ट्री को बॉटलनेक भी कर देंगे। बॉटलनेक का मतलब ये कि जब तक क्लियर रेगुलेशन नहीं आ रही, क्लियर बिल पास नहीं हो रहा, तब तक हम इंडस्ट्री को थोड़ा-सा टाइट रखते हैं, राइट? और टाइट करने का मतलब ये कि भई जब इंडस्ट्री के अंदर इतनी हाई कॉस्ट है, जब 30% टैक्स इज़ ऑन अ वेरी हायर साइड, राइट? मतलब इट इज़ एज़ गुड एज़ कि जैसे गैम्बलिंग इंडस्ट्री होती है, गैम्बलिंग आप करते हो, वहाँ पे भी आपकी गैम्बलिंग की इनकम में 30% टैक्स होता है। तो सिमिलरली क्रिप्टो के अंदर भी इतनी हाई एंट्री कॉस्ट के कारण काफ़ी सारे नए लोग जो एंटर करने की सोच रहे थे, वो एंटर नहीं करेंगे। तो एक तरीके से इंडस्ट्री की स्लो डाउन कर देंगे हम, जब तक क्लियर गाइडलाइन या रेगुलेशन नहीं आती। अब सरकार ने ये सोचा था, लेकिन कहीं न कहीं जो काम हुआ वो एंट्री पॉइंट पे तो बहुत हुआ कि एंट्री पॉइंट पे तो टैक्स लगा दिया, टीडीएस को इम्प्लीमेंट कर दिया। टीडीएस लगने से जो भी ट्रांज़ैक्शंस जो ट्रेड हो रहा है उसकी जो रिपोर्टिंग है, वो ऑटोमैटिकली जब 1% टीडीएस लगेगा तो वो फाइनेंशियल ट्रांज़ैक्शंस की रिपोर्टिंग भी सरकार के पास ऑटोमैटिकली हो जाएगी, राइट? तो एंट्री लेवल पॉइंट पे तो आपने काफ़ी रिस्ट्रिक्शन लगा दी, लेकिन आपने एग्ज़िट पे कोई काम नहीं किया। तो इसमें हुआ क्या कि अभी एक लेटेस्ट रिपोर्ट आई है जिसके बारे में मैं यहाँ चर्चा कर रहा हूँ। तो उस रिपोर्ट की को मैं आपके शेयर कर देता हूँ। अ, ये रिपोर्ट जो है ये प्रेज़ेंट करी है आपकी एशिया सेंटर। अब एशिया सेंटर डॉट ओआरजी क्या है बेसिकली? एक देखिए, सरकार को जब भी कोई डिसीज़न लेना होता है तो काफ़ी सारी एजेंसीज़ हैं जो पॉलिसी पे उसे गाइड करती हैं। तो कई सारी पॉलिसी, जैसे पॉलिसी थिंक टैंक एजेंसीज़ होती हैं, ये प्राइवेट एंटिटीज़ होती हैं, लेकिन काफ़ी सारी जो सर्विसेज़ हैं ये गवर्नमेंट को देती हैं, उसके लेजिस्लेटर्स को देती हैं। उसमें से एशिया सेंटर भी एक है। इसने क्या करा कि एक पॉलिसी ब्रीफ दिया, वर्चुअल डिजिटल एसेट टैक्स आर्किटेक्चर इन इंडिया, अ क्रिटिकल एग्जामिनेशन। तो इसको, जो टैक्स का जो इम्प्लीमेंटेशन था, इसका क्या असर था, इसके ऊपर पहली बार इंडिया में एक स्टडी हुई। आप जाके इस लिंक पे क्लिक करके चेक कर सकते हो। मैं आपको दिखा देता हूँ। वैसे ये रिपोर्ट बहुत लंबी है, लेकिन मैंने इसको समराइज़ फॉर्म में, जो इसकी हाइलाइट है वो मैंने यहाँ पे कैप्चर करने की कोशिश करी है। यहाँ पे आप इसे डाउनलोड भी कर सकते हो। सो बेसिकली हाइलाइट क्या है इस पर्टिकुलर न्यूज़ का? सबसे पहले क्या है कि जो इंडिया से जो ट्रेडिंग वॉल्यूम जो शिफ्ट हुआ फॉरेन एक्सचेंजेस पे, वो 32,000 करोड़ का वॉल्यूम जो है वो शिफ्ट हो गया फॉरेन एक्सचेंजेस पे। तो जैसे ही आपने टैक्स लगाया, जैसे ही आपने टीडीएस लगाया और आपने एंट्री पॉइंट पे तो काम करा, एग्ज़िट पॉइंट पे आपने काम नहीं किया, तो जो फॉरेन एक्सचेंजेस थी उनको इसका फ़ायदा हुआ। फॉरेन एक्सचेंजेस में 32,000 करोड़ का जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है वो इंडिया से शिफ्ट होके वहाँ पे चला गया, व्हिच इज़ क्लोज़ टू 3.8 मिलियन यूएस डॉलर अगर हम बात करें, राइट? और ये इसमें से भी जो 3.05 मिलियन, मतलब 25,000 करोड़ का जो वॉल्यूम है, वो पिछले 6 महीने में गया है। तो अगर हम 6 महीने की बात करें, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, तो ये अप्रैल से सितंबर तक के महीने में करीब 3.05 मिलियन पिछले 6 महीने में गया है, दैट इज़ क्लोज़ टू 25,000 करोड़। और अगर हम ब्रेकअप की बात करें, जो टोटल वॉल्यूम शिफ्ट हुआ है, उसमें से जुलाई टू अक्टूबर में 81% ट्रेडिंग वॉल्यूम गया है। तो मैक्सिमम अगर गया है तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, पिछले 4-5 महीने के अंदर मैक्सिमम वॉल्यूम शिफ्ट हुआ है। इन टर्म्स ऑफ यूज़र्स अगर आप देखो, ये बड़ा स्टैगरिंग इन्फॉर्मेशन है। 17 लाख लोग जो है वो शिफ्ट हुए हैं। अ, 17 लाख लोगों का मतलब ये है कि आप सोचो कि इंडिया से कितना बड़ा जो चंक है, वो फॉरेन एक्सचेंजेस में फ़ोर्स हो गया जाने के लिए। तो आपका जो ऑब्जेक्टिव था, आप ये चाह रहे थे कि हम चीज़ों को कंट्रोल करें, इनकम को जनरेट करें, बट यहाँ तो उल्टा हो गया, क्योंकि जो जनता है वो फॉरेन एक्सचेंजेस पे चली गई, क्योंकि आपने फॉरेन एक्सचेंजेस को लेके, मूवमेंट को लेके, एग्ज़िट को लेके कोई स्ट्रैटेजी नहीं बनाई। और यही होता है कि जब हम प्रॉपर गाइडलाइन और प्रॉपर रेगुलेशन जब तक लेके नहीं आएँगे, अगर हम टिट्स एंड बिट्स में लाएँगे, आधी-अधूरी अगर रेगुलेशन लाएँगे, पार्ट्स में लेके आएँगे, तो उसके नुकसान हो सकते हैं, और उसका नुकसान हम क्लियरली देख रहे हैं। इस चीज़ का फ़ायदा किसी को भी नहीं हुआ, ना ही गवर्नमेंट को हुआ, ना ही यूज़र को हुआ। क्योंकि यूज़र जब बाहर की फॉरेन एक्सचेंजेस पे गया, जैसे कि एफटीएक्स का फॉल आउट अभी रिसेंट हुआ है, एफटीएक्स
के ऊपर काफ़ी सारे इंडियन यूज़र्स भी गए। एक अनुमान के मुताबिक 1 से सवा लाख इंडियन यूज़र्स वहाँ पे थे। एफटीएक्स के फॉल आउट होने के बाद काफ़ी सारे लोगों का पैसा वहाँ पे डूब गया और उनके पास कोई उनके पास ज़रिया नहीं है कि अपना पैसा वापस ले सकें, क्योंकि रेगुलेटेड एंटिटी थी नहीं एफटीएक्स। अगर कल को इंडियन एक्सचेंजेस पे होती और इंडियन एक्सचेंजेस डूबती या कुछ होता, तो एटलीस्ट यहाँ पे एजेंसीज़ हैं, यहाँ पे आप इंडिया में गुहार लगा सकते थे। आप एफटीएक्स की गुहार किसे लगाओगे, राइट? सो ये इसका फ़ायदा ना ही सरकार को हुआ, ना ही इसका फ़ायदा कोई यूज़र को हुआ। और इससे हुआ क्या कि आधे अधूरी स्टेप से इसका ओवरऑल जो इकोसिस्टम है, सारे स्टेक होल्डर्स को, चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे वो एक्सचेंजेस हो, चाहे वो यूज़र हो, तीनों लोगों का उसको नुकसान हुआ है। आप यहाँ देख सकते हो कि इंडियन क्रिप्टो एक्सचेंज के जो ऐप्स हैं, जो क्रिप्टो एक्सचेंजेस की जो ऐप्स हैं, उनमें 16% का फॉल आया और वही उसी पीरियड में जुलाई टू सितंबर के बीच में 16% का इंक्रीज़ है, जो क्रिप्टो एक्सचेंजेस की जो ऐप्स हैं, राइट? तो इससे ये पता लगता है। और अगर ये 4 सालों का अनुमान लगाएँ अगले फ्यूचर में, अगर यही कंटिन्यू रहा, अगले 4 सालों में ये नुकसान 1.2 ट्रिलियन यूएस डॉलर का हो सकता है। हमारी टोटल सोचो 1.2 ट्रिलियन ट्रिलियन का जो वॉल्यूम है, वो बाहर शिफ्ट हो सकता है अगर हमने इसको कंटिन्यू रखा। तो इससे ये पता लगता है एक और इस इन्फॉर्मेशन में ये बोला गया है कि जब कंपेयर किया गया यूएस से, यूके, साउथ अफ्रीका, वियतनाम, फिलीपींस, ब्राज़ील, तो इन सब के जब हमने इनकम टैक्स के रेट्स को जब स्टडी किया या इनके टैक्स स्ट्रक्चर को स्टडी किया, तो इंडिया का जो टैक्स स्ट्रक्चर है वो काफ़ी रिग्रेसिव है। यहाँ पे आप इस लिंक को क्लिक कर सकते हैं, ये मेरा ट्विटर हैंडल है, आप रिपोर्ट को एक्सेस कर सकते हैं। राइट। तो ये इस इन्फॉर्मेशन से हमें ये पता लगता है कि जो जो सरकार का ऑब्जेक्टिव था वो कहीं न कहीं अचीव नहीं होता हुआ। और हमने ये भी देखा कि अगर आपको मैं बात बताऊँ कि अगर आप मेरा ये ट्विटर हैंडल देखें और ट्विटर हैंडल पे मैंने जब रिप्लाई किया तो एक एक्सचेंज है पैक्सफुल, उसने आके क्या लिखा आप उस चीज़ को देखें। देखिए, ये पैक्सफुल का फाउंडर है, ये लिखता है कि इंडिया ग्रू टू बी पैक्सफुल थर्ड बिगेस्ट मार्केट एंड वी डिडन्ट रियली डू एनीथिंग। वो बोल रहा है कि हमने कुछ करा भी नहीं इंडिया के लिए, फिर भी हमारी इंडिया की जो है वो थर्ड बिगेस्ट मार्केट है, राइट? तो ये दर्शा रहा है कि इंडियन यूज़र्स जो हैं वो फ़ोर्स हुए बाहर जाने के लिए, राइट? तो ये बड़ी एक ऐसी स्थिति है कि जिसके अंदर आप ये सोचोगे कि सर अब इसका वे फॉरवर्ड क्या है? वे फॉरवर्ड सिर्फ़ ये है कि अगर जब तक सारे स्टेक होल्डर्स मिलके नहीं बैठेंगे, जब तक आपका क्रिप्टो एक्सचेंजेस, गवर्नमेंट, सेबी, आरबीआई तीनों चारों स्टेक होल्डर जब तक साथ में नहीं बैठेंगे और जब तक एक मिडल पाथ निकल के नहीं आएगा, एक विन-विन स्ट्रैटेजी नहीं निकल के आएगी, जिसमें सारे स्टेक होल्डर्स क का इंटरेस्ट इंश्योर हो, तब तक ये चीज़ें ऐसे ही होती रहेंगी। आप अगर आधे-अधूरे स्टेप लेंगे तो इसका नुकसान हमें देखने को मिल रहा है। आप देखो कि टीडीएस से सिर्फ़ सरकार को 60 करोड़ रुपए टीडीएस से जनरेट हुए, जो कि बहुत लोअर साइड पे है। आइडियली इट शुड हैव बीन ऑन अ वेरी हायर साइड, बट क्योंकि वॉल्यूम बाहर शिफ्ट हो चुका है फॉरेन एक्सचेंजेस में, तो जिसका फ़ायदा फॉरेन एक्सचेंजेस को हो रहा है, तो ये एक ऐसी स्थिति है। अब आप बोलोगे कि सर फॉरेन एक्सचेंजेस में लिक्विडिटी ज़्यादा है, वो अच्छी हैं और ये है। यार अच्छी-बुरी देखिए अल्टीमेटली अगर आप नहीं चाहते कि यूज़र को वही एक्सपीरियंस अगर इंडिया में मिलना शुरू हो जाए, आप ऐसी रेगुलेशन गाइडलाइंस लाओ, जिससे एक्सचेंजेस को लाइसेंस इश्यू करो। एक्सचेंजेस के अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, एक्सचेंजेस भी अपनी एक्सचेंज को बेहतर करेंगे, लिक्विडिटी में, टोकन लिस्टिंग के अराउंड सारी गाइडलाइंस अगर आएँगी, तो इंडियन एक्सचेंजेस भी पॉपुलर हो जाएँगी। बट क्योंकि अभी वो उन गाइडलाइंस नहीं है, तो वो भी रुक-रुक के कदम उठा रहे हैं और धीरे-धीरे ग्रो कर रहे हैं। बाहर नॉन रेगुलेटेड एक्सचेंजेस हैं, जो ज़्यादातर फॉरेन एक्सचेंजेस, तो वो इसलिए एक्स्पोनेंशियल ग्रो कर रही है। अगर उनको भी रेगुलेटेड एनवायरनमेंट में काम करना हो, तो वो भी इतना ग्रो नहीं कर पाएँगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, ये डिटेल आपको पसंद आई होगी। ज़रूर एक बार उस रिपोर्ट को ज़रूर पढ़िएगा और कैसा लगा आपको ये वीडियो, कैसा लगा आपको ये कंटेंट और आपका क्या सोचना है कि आपकी क्या राय है इस पर्टिकुलर डेवलपमेंट में, इस पर्टिकुलर न्यूज़ पे, उसको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। विद दिस थॉट, थैंक यू वेरी मच।